नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज का विषय है कि अब विकास की बात हो नहीं रही है। चुनाव जस जस नजदीक आ रहा है, हर राजनीतिक दल अपने अपने राजनीतिक एजेंडे पर वापस आ रहे हैं। बातचीत में वो जरूर विकास की बात करते हो, लेकिन जब चुनावी सभा करते हैं, किसी से मिलते जुलते हैं, तो वो अपनी औकात पे आ जाते हैं। जात धर्म अगला पिछड़ा शोषण शोषित, अब तो पिछड़ा के बाद एक अति पिछड़ा, अब उसके बाद कौन सा पिछड़ा होगा, यह सब आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद कुछ बचता है तो सरकारें अपना गुणगान करती हैं। भाटगिरी करवाने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रवक्ता के साथ साथ पत्रकार रखे हुए हैं, जो अलग अलग चैनलों पर दोनों तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। मतलब पत्रकारों की फौज सिर्फ सरकार ने नहीं रखा है, विपक्ष ने भी रखा है। और ये खुला भाटगिरी हो रही है। किस बेस पर हो रही है, किस कीमत पर हो रही है, यह चर्चा मेरा नहीं है। मेरा चर्चा है कि जब सरकारें कुछ काम करती हैं तो वो भी बनाती है कि मैंने ये किया वो किया, फलाना क्या दिमाग किया, और लगता भी है कि किया। जैसे वर्तमान सरकार ने नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे का जाल बुन दिया है। इतना ज्यादा एक्सप्रेसवे नहीं था। अमेरिका के एक राष्ट्रपति ने कहा था कि अमेरिका समृद्ध और संपन्न देश इसलिए नहीं है कि उसने सड़कें बहुत बड़ा बनाई, वो संपन्न इसलिए हुआ कि उसके पास सड़कें बहुत बढ़िया है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सड़कों के आवागमन से बनने से आवागमन सुगम हुआ है, व्यापार सुलभ हुआ है। अब आज मेरे गांव बलिया से कोई सामान चाहे तो आदमी शाम तक दिल्ली के मंडी में पहुंचा सकता है। कई बार गांव में 1 रुपये किलो गोभी बिकता नहीं है और हम दिल्ली में 200 रुपये खरीदते हैं, 50 रुपये खरीदते हैं। आपने सुना होगा कि फलाना गांव में किसानों ने आलू को प्याज को सड़क पर फेंक दिया और बोरी लेकर के चले गए, क्योंकि बोरी उस एक बोरी आलू से ज्यादा कीमती था। तो इन सब के संतुलन के लिए सड़क बन गया है, तो यातायात की सुविधा हो गई है और व्यापार की भी हो गई है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सड़क बनाने के लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे नंबर। लेकिन फिर भी क्या हमको पहले सड़क जरूरत थी या पहले शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरत थी? चाहिए तो मेरे को सब कुछ था, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि हम चोर लोग हैं, टैक्स देते नहीं है, सरकार के खजाना में पैसा आता नहीं है, तो वो कोई एक ही काम करेगा। आप समझ लीजिए कि हमारी स्थिति, हमारे सरकार की स्थिति हमारे उस गरीब पिता की है कि 4 बच्चा उसके पास है, तो कहता है कि 2 को मैं होली में कपड़ा बनाऊंगा और 2 को मैं दिवाली में बनाऊंगा, क्योंकि चारों को मैं एक साथ कपड़ा नहीं बना सकता। कहता है कि 1 को मैं अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाऊंगा, 1 को गांव में पढ़ाऊंगा। 1 ना पढ़ पाएगा, कोई बात नहीं, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। आप उस गरीब पिता के सोच से समझिए, उसके बच्चा कोई उसका दुश्मन नहीं है, लेकिन वो समर्थवान नहीं है। हमारे सरकार की स्थिति उसी गरीब पिता जैसी है, क्योंकि काम तो उसके पास बहुत है लेकिन पैसे नहीं है, और जो पैसा आता है उसमें घोटाले भी तो करने हैं, और ले दे करके कुछ जो 2-4% बता है उसी तो कम करना है। लेकिन उस पर मैं चर्चा बाद में करूंगा। पहले करूंगा कि अगर सरकार को कुछ ही काम करना है, 2 ही काम करना है, तो सरकार प्राथमिकता तय करे कि पहले 2 काम कौन है। गांव गांव स्वास्थ्य, गांव गांव शिक्षा या गांव गांव सड़क, क्या जरूरी है? मेरा तो मानना है कि भाई सड़क जरूरी है, क्योंकि सड़क होगी, लेकिन सड़क पर चलेगा कौन? मैं मरीज हूं, मैं बीमार हूं, मेरे पास डॉक्टर नहीं, तो सड़क का क्या करूंगा? इसको असंतुलित विकास बोलते हैं। अगर असंतुलन किसी भी चीज में हो तो वो संपूर्ण फायदेमंद नहीं होता है, आंशिक होता है। जैसे सड़क बन गई है तो उसके लिए बड़ा जरूरी है, जिसके पास मोटर कार है फराटर दौड़ते हुए अपने गांव चला जाएगा। लेकिन हमारे लिए क्या, मेरे पास तो बस में चलने का भाड़ा नहीं है, तो मैं उस सड़क पर चल के क्या करूंगा? गांव में शिक्षा नहीं है, मेरा बेटा कहां पढ़ेगा? गांव में स्वास्थ्य नहीं है, मैं अस्पताल के अभाव में मर रहा हूं, मरीज हूं, किसी काम का लायक नहीं। मेरा चर्चा आज इन्हीं विषयों में 2-4 बिंदु ला करके वीडियो कम करूंगा। आपने मेरी भावना को अगर समझ लिया है
तो मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और इस मुद्दा के साथ अपना आशीर्वाद दीजिए और इसको आगे बढ़े ताकि सरकारों को पता चले कि भाई जो तुम कर रहे हो उसकी जरूरत मुझे है क्या। हमारे यहाँ मवेशी को कानी से घी देते हैं, वो पीता नहीं है, तो क्या आप सबको जानवर समझ लिया? कानी से घी दे रहे, उसको घी की जरूरत नहीं है। मित्रों, मेरा मानना है कि सरकार को हर गांव में विद्यालय और हर विद्यालय में अध्यापक अनिवार्य करना चाहिए। हमारे सरकार को पहले तो हर ब्लॉक में अस्पताल हो, बेहतर तो कि हर गांव में अस्पताल हो। छोटा ये क्लिनिक से एक ही डॉक्टर बैठ रहा हो, लेकिन हो, और वो डॉक्टर के पास दवाएं हो, वो सिर्फ पर्ची बनाने का काम ना कर रहा हो और सही में उसके पास दवा हो, खाना पूर्ति कर ले कि नहीं। लेकिन देखा गया कि जिला अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं होता, दवाई वाई की तो बाद में बात करते हैं। जो एक आध डॉक्टर नियुक्ति पे है वो अपना निजी कंपाउंडर, अपना निजी अस्पताल चला रहे हैं, और ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसके पास अस्पताल ना हो, छोटा मोटा क्लिनिक ना हो, क्योंकि बैठता हुआ वहीं पे है। तो सरकार को यह सख्ती से लागू करना है, बाउंड भरवावे कि अगर तुमको नौकरी करना है तो अस्पताल नहीं खोलना है, चाचा बाबा दादा किसी का नाम से भी नहीं खोलना है, तुम्हारे कुल खानदान परिवार में किसी का अस्पताल ना हो। अगर किसी अस्पताल में कहीं से फोटो वीडियो आ गई तो फिर नौकरी सीधे जाएगी और बाकी का पेंशन बंद हो जाएगा, आपके सारे बेनिफिट्स खत्म हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं कि उसके राइट्स कैंसिल कर दिया जाए कि तुम्हारी डॉक्टरी की डिग्री कैंसिल, तुम प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते। डॉक्टर बने हो तो अस्पताल में नौकरी करो, हमारे वाले में तनख्वाह हमसे लेते, ऐसे कुछ सख्त कदम उठाए जाए। उसके बाद अगर पैसा बचता है, मन करता है तो सड़क बनाई जाए, क्योंकि अगर मैं स्वस्थ रहूंगा तो पैदल भी चला जाऊंगा और स्वस्थ रहूंगा तो गाड़ी में भी बैठ कर मैं नहीं जा पाऊंगा। कुछ योजनाओं का मैं विरोध कर रहा हूं, इससे मुझे नुकसान दिख रहा है और मुझे इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी दिख रही है, क्योंकि विश्व बैंक का इसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है। वो है हर घर जल। यह योजना पर मैं एक आशंका व्यक्त कर रहा हूं, आप जरा इस पर विचार करिए। मित्रों, आपके गांव में भी, मैं दिल्ली में रहता हूं, जब मैं ये जिस घर से आपसे बात कर रहा हूं, यहां पर 10 से 15 फीट नीचे पाइप डाली जाती थी, हैंडपंप चापाकल जिसको बोलते हैं, तो पानी निकल जाता था। मेरे गांव में भी 10 से 20 फीट पर पानी निकल जाता था। 2 पाइप लगते थे 10-10 फीट वाले, एक 5 फीट का जाली लगता था, 15 से 25 फीट पर पानी निकल जाता था। मैं जिसमें रह रहा हूं इसमें 25 फीट का मैंने करवाया था, तो हमारे पड़ोसी ने कहा कि पैसा फट रहा है आपका, कहा कहेंगे इतना पाइप डाल रहे हैं, तो हमने बोला क्या करिएगा, मैं गांव के अंदाज से खरीद लिया था। नहीं, यहाँ तो 15 फुट पर है। जलस्तर अब 185 फुट का हो गया है। यह आप अंतर देख लीजिए कि जो 15 फुट पर पानी थी वो 185 फुट पर मेरे इस घर की बोरिंग 200 फीट की है। मतलब जलस्तर कितना तेजी से भाग रहा है। और आपको मालूम है कि अगला विश्व युद्ध पानी पर लड़ा जाएगा, तो क्या यह कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हमारे देश से पानी को समाप्त करने की साजिश रच रही है? क्योंकि आरओ का विज्ञापन जितना आता है उतना किसी और का विज्ञापन नहीं आता। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने हमारे पानी को अशुद्ध घोषित कर दिया। हमारे बाप दादा कहा करते थे कि बासी पानी हम इसको नहीं पिएंगे, ये पीने योग्य नहीं है। अब बोतल की पानी, कप की पैकिंग है, इसमें इसको पता ही नहीं किसी को। कहा जाता है कि हमारे पानी में बीमारी है, खनिज वो ये, टीवी में तो ऐसा आता है जैसे पानी में दूध घी से ज्यादा विटामिन है। और बोतल बंद पानी आपको पता है 120 रुपया, 150 रुपया, 300 रुपया तक का है साधारण बोतल। 15-20 रुपया वाला तो उसको पानी नहीं मानते लोग। यहाँ पर लोग तो सुनते हैं कि वो फलाना जी 3000 की पानी पीती है। मतलब में जो मेरा जो पानी था वो आपने पोल्यूटेड घोषित कर दिया। मेरा हवा, आप एयर प्यूरिफाई बेचने वाला कह रहे हैं कि आपका हवा दूषित है। मतलब हवा और पानी जो मेरे पास स्वस्थ था, शुद्ध था, उसको दुनिया के संस्थाओं ने, मनोवैज्ञानिक इतना ज्यादा प्रेशर कर दिया कि मैं गांव गया था, आरओ मेरे गांव में लगा हुआ है। आरओ क्यों मैं विरोध कर रहा हूं? 7 बोतल पानी बाहर गिरता है और 1 बोतल पानी उसमें साफ मान के आता है।
वो कौन सी मशीन है जो 7 बोतल पानी बर्बाद कर रही है? वह जलस्तर को खत्म करने की साजिश है। 10, 20, 50 साल में जलस्तर खत्म हो जाएगा। उसके बाद बाहर की कंपनियां पानी बोतल में भर के बेचेंगी। जैसे दुबई वाले शेख पेट्रोल के नाम पर दुनिया में चौधरी आठ दिखा रहे हैं, जब मर्जी करता है ओपेक यूनियन पेट्रोल का दाम बढ़ा देती है। कल पानी के साथ भी यही होने वाला है। यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश है या सरकारों की बेवकूफी, क्योंकि हर जल योजना से हर घर में बोरिंग हो रहा है, हर गांव में, और पानी सड़कों पर फैल रहा है। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं इसमें गंगा जल योजना की पाइप आई है और हर गली के पास टोटी है, और वो जब मोटर चलता है तो चलता रहता है, नाली में पानी गिरता रहता है। मतलब हमारी नालियां गाद से कम पानी से ज्यादा लबालब रहती है, क्योंकि हर घर में आरओ प्लांट है और 7 बोतल पानी पर 1 बोतल पानी निकलता है, और 700-800 बोतल पानी ये सब बड़े वो 20-20 लीटर वाली बेचते हैं। मतलब कई हजार लीटर पानी सड़क पर आ रहा है। उसी वजह से 15 फीट का जलस्तर 185 फीट में पहुंच गया है, और सरकारों को इस पर कोई ध्यान नहीं है। उन्हें इसमें वोट बैंक नहीं दिख रहा है, उनमें इसमें विदेशी फंड दिख रहा है जो उनके राजनीतिक दल को चंदा के रूप में देता है, राजनीतिक लोग को चंदा के रूप में देते हैं, और अफसर तो बिकने के लिए तैयारी है जिनके पास सोचने के लिए सलाहियत है, समझ है, लेकिन वो चांदी के सिक्के के खनक में मुजरा कर रहे हैं और इस विषय पर विचार भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं तो हूं मुद्दे को महत्वपूर्ण बनाना और आपके सामने रखना। अगर आपके घर का जलस्तर पहले से ज्यादा नीचे गया है तो यह मुद्दा आपके लिए है। विचार जरूर करिएगा कि हमारा पानी को अचानक प्रदूषित कैसे घोषित कर दिया गया, हमारे हवा को अचानक खराब कैसे कह दिया गया। एयर प्यूरिफायर बेचने वाली कंपनियों की साजिश है, पानी छानने की मशीन बेचने वालों की साजिश है, या कोई इससे भी गहरी साजिश है। विचार जरूर करिएगा। मुझे घर नल योजना पर एतराज है, क्योंकि इससे पानी की बर्बादी है। गांव के लोग बावड़ी से पानी ले लेते थे, कुआं से पानी ले लेते थे, तब 10 फीट नीचे मटका डालते थे और गागर से पानी ले लेते थे। सागर से गागर निकालने का कहानी आपने सुना होगा ना, गागर में सागर, सागर में गागर। लेकिन हमको बर्बाद किया जा रहा है। या साजिश है या न समझे, ये आप पर छोड़ता हूँ। हमको इसमें साजिश दिख रहा है। हमको ना समझ मार्केटिंग वाली कंपनियां कर रही हैं, और हम आधुनिकता में बह करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, अपने भूजल को बर्बाद कर रहे हैं और अपने भविष्य का नाश कर रहे हैं। विचार जरूर करिएगा। मैं दुखी हूँ। आप अगर हमारे मुद्दे को समझ जाएंगे तो निश्चित ही आप भी दुखी होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आपको सादर प्रणाम करता हूँ। बात करते करते मेरा गला रुक गया, अब इसके आगे नहीं बोल पाऊंगा। आप विचार करिएगा और मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। धन्यवाद।